ठीक है। ये तुम्हारा अकाउंट्स का चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ये चैप्टर को थ्योरी चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है याद रखना। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, ठीक, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 पढ़ते हैं, तो वो उसका क्या रहता है, बेसिक्स रहता है ना। अगर तुम 1 2 3 4 नहीं जानेगा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कैसे करेगा, या फिर तुम ABCD नहीं जानेगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन, राइटिंग, लेटर राइटिंग नहीं कर पाएगा, सीधा सा बात है। और तुमको स्टार्टिंग से हम क्या बोल रहे हैं, तुम अभी क्लास 1 में है कॉमर्स का, ठीक है, तो उसी का बेसिक्स है ये, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कि बिज़नेस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है कॉमन ये में, ठीक है, इसमें उतना हाई फाई नहीं है। ऐसा बिज़नेस और इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी बहुत हाई लेवल का रहता है। हाई लेवल का रहता है मतलब बहुत सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड रहता है। अभी तुमको जानना है बेसिक्स, और बेसिक्स का भी बेसिक्स बताएंगे तुमको आज, ठीक है, जो जनरल टर्म्स में तुमको पता रहना चाहिए अकाउंट्स पढ़ने के पहले। ठीक, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एंटिटी का। ठीक है, तो एंटिटी कुछ नहीं है। एंटिटी मतलब होता है एक एंटरप्राइज या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था जहाँ पर वो लोग क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो स्कूल जाते हैं ना हम लोग, तो स्कूल भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाता है। अब तुम बोलेगा सर स्कूल में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जनरली जो स्कूल होता है ना वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, मतलब वो लोग प्रॉफिट नहीं कमाता। लेकिन हाँ देखो, अभी के टाइम का जो रियलिटी है उसके साथ चलना ज़रूरी है। तुमको क्या लग रहा है, स्कूल वाला प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता? बहुत कमाता है, सीधा सा बात है। और जो प्रॉफिट कमाता है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में, उसी को एंटिटी बोलते हैं। तो स्कूल में हम लोग को क्या सामान मिलता है, क्या कोई नॉलेज मिलता है? नॉलेज क्या है, सर्विस है। सर्विस के बदले तुम फीस देता है ना। उसके बाद लैब वगैरह यूज़ करता है, कॉपी किताब, स्कूल का कॉरिडोर वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह यूज़ करता है, तो उसके बदले में क्या देता है, फीस देता है। ट्यूशन फीस भी रहता है, लैब फीस भी रहता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फीस रहता है। अगर स्कूल का गाड़ी तेरे को स्कूल से लेके घर तक छोड़ता है तो उसका भी तो लेता है ना चार्ज वगैरह। तो वो सब भी क्या है, पैसा कमाने का ही एक ज़रिया है, क्योंकि वो तुमको सर्विस दे रहा है ना, अलग अलग उसमें क्षेत्र में सर्विस दे रहा है, अलग अलग स्पेक्ट्रम में तुमको सर्विस दे रहा है, तो उसका मतलब पैसा ले रहा है। तो स्कूल भी क्या है, एंटिटी है। ठीक है, उस तरीके से अगर तुम देखेगा कोई रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने या कुछ भी करने गया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, कुछ भी किया, तो वो भी क्या है, बिजनेस एंटिटी है। ये जो वेव इंटरनेशनल है यहाँ पर, अब जितना भी हिलव्यू है ये सब है, वहाँ पर जाके आदमी नहाता है स्विमिंग पूल में या कुछ भी करता है, तो वो भी सर्विस ही है एक तरीके का। तो उसके बदले तुम पैसा पे करता है कि नहीं करता? करता है ना, तो वो भी बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद टाटा स्टील, यहाँ पर हम लोग का जो सबसे बड़ा टाटा स्टील है, आदित्यपुर में जिंदल स्टील और फैक्ट्री सब है, वो सब भी क्या है, बिजनेस एंटिटी है। ठीक, तो ये सब क्या है, एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी अ बिजनेस एंटिटी और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब वही बिजनेस का ही, जो तुम्हारा फैक्ट्री वगैरह सेटअप किया गया है ना, वही एंटरप्राइज है। और नॉन बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस नहीं करता लेकिन हाँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अब तेरे को हम क्या बताए थे कल, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ आता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस का जो है वो तो एंटिटी में आएगा ही, साथ ही साथ जैसे मेरा प्रोफेशन है, हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा कोचिंग हो गया, या लॉयर का जो चेम्बर हो गया, या डॉक्टर का जो भी वो सर्विस वगैरह दे रहा है वो प्रोफेशन में आ गया, क्लिनिक वगैरह हो गया। और अगर तुम कोई काम कर रहा है कोई बिजनेस फर्म में या कहीं भी अपना काम कर रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, एंटिटी में ही आ जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं? चलो, जब तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा तब हमको बताना, तब आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरे टर्म में आ रहे हैं। दूसरा टर्म है यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ एक चीज़ लेते हो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में। इसका मतलब हम पेंसिल लिए तो बदले में पैसा दिए। ठीक है, या फिर मान के चलो दुकान से चावल लेके आए तो बदले में पैसा दिए। ठीक, तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक कमोडिटी आप लेते हो और आपको पैसा या दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज करना पड़ता है। पहले के टाइम में क्या होता था ना बाबू, पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है,
10 में पढ़े। हाँ 10 में पढ़ा था ना, 10 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। सामान दीजिए, सामान लीजिए। तो सामान के बदले अभी क्या कर सकते हैं, आप सामान भी दे सकते हैं, और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन होता है। बार्टर सिस्टम में मतलब शिप एक्सचेंज होता था, वो सब होता था। हाँ मतलब तुम मान के चलो चावल उगाता है, तुम्हारे खेत में चावल उगा, और ये मान के चलो गैया चराता है, ठीक है। तो तुम इसको चावल देगा 1 किलो, ये बदले में तरफ 1 लीटर दूध दे देगा, ठीक है। ऐसे चलो उसके बाद अगर देखा जाए कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। सबसे पहला चीज़ है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कोई फाइनेंशियल या मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा क्या है कि उसमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तुम जब भी मॉल में जाता है ना, वहाँ से कुछ खरीदता है तो तेरे को रसीद देता है, ठीक है, बिल देता है, तो उसको इन्वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वॉइस बोलते हैं। अगर तुम देखेगा ना वो बिल को ध्यान से, ऊपर में इन्वॉइस लिखा रहता है उसका, रिसीप्ट इन्वॉइस, ठीक है, या बिल इन्वॉइस ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक। उसके बाद क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से तेरा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें एसेट और लाइबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी एसेट लाइबिलिटी हम लोग नहीं किए हैं। तो इसको ऐसे समझो, तुम कंप्यूटर खरीदा तो तेरे पास कंप्यूटर आया, तो तेरा लिए अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ, क्योंकि तुम उसको यूज़ करेगा। लेकिन उसके बदले तुम जो पैसा देगा तो तेरे पास से पैसा चल गया ना, तो तेरा एक चीज़ आ रहा है तो दूसरा चीज़ जा रहा है। और यही अकाउंट्स का बेसिक्स है, बेस है, कि कोई चीज़ डेबिट होता है तो दूसरा चीज़ क्रेडिट होता है। ये हम लोग जब गोल्डन रूल या फिर बिजनेस ये पढ़ेंगे जनरल एंट्री, तब उसमें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट्स, जो कि अभी बोले। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक डेबिट साइड बोलते हैं, एक क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, क्रेडिट और डेबिट दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। डेबिट और क्रेडिट, हाँ बराबर होता है। तो जितना अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट होगा उतना ही अमाउंट से दूसरा आइटम क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। तो इसका डुअल एस्पेक्ट रहता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब जो बिजनेस के अंदर हो रहा है, हाँ। और अगर मेरा बिजनेस किसी और आदमी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसको और तो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, मतलब सामान लिए पूरा पैसा दे दिए, कैश में ले सकता है ना। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। क्या होता है? उधारी, ठीक है। अकाउंट्स में क्रेडिट का 2 मतलब है, एक तो उधारी है और एक क्रेडिट साइड भी होता है। जैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है ना, तो एक क्रेडिट का मतलब हो गया उधारी, दूसरा का मतलब जो तुम्हारा लेजर का या फिर कोई भी किसी चीज़ का साइड होता है ना, उसको भी क्रेडिट बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्रेडिट का मतलब उधारी भी होता है, क्रेडिट का मतलब लेजर का 2 साइड भी होता है, अकाउंटिंग टर्म्स का 2 साइड भी होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना कि नाम एक है मतलब अलग अलग है, उसको कुछ बोलते हैं, शायद हमको इंग्लिश क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ गया ना। चलो उसके बाद होता है मेरा अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको किस नाम से लिखेंगे उस नाम का अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान के चल हम तेरा को पैसा दिए, ठीक है, तो एक मेरा कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि पैसा दे रहा है ना, और पैसा किसको दे रहे हैं, तेरा को दे रहे हैं, तो तेरे नाम से एक अकाउंट बनेगा, ठीक। ठीक इसी तरह कंप्यूटर खरीदेंगे और पैसा जाएगा तो 2 अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि जा रहा है, और एक कंप्यूटर अकाउंट बनेगा क्योंकि वो मेरे पास आ रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री मारेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चौथा होता है कैपिटल, ठीक। कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है कैपिटल इज़ द क्लेम ऑफ ओनर्स और प्रोप्राइटर इन बिजनेस। समझ में तो आया नहीं। कैपिटल का सीधा सीधा मतलब समझ लो, कैपिटल का मतलब होता है पैसा या फिर कोई सामान, ठीक है। पैसा या कोई सामान जिसको जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं भी लगाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ सामान लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, तुम और तुम है, तुम्हारे पापा का ऑलरेडी जूता का फैक्ट्री है,
इसका पापा का जूता का फैक्ट्री नहीं है, अब तुम लोग दोनों को ही जूता का फैक्ट्री खोलना है, तो तुम पैसा भी लगाया और मशीन जो है जिससे जूता बनेगा वो अपने पापा से मांग लिया। तो तुम पहला टाइम अपना फैक्ट्री खोला तो तुम कैश भी लगाया और सामान में क्या लगाया, मशीन भी लगाया, तो वो तेरा कैपिटल बन गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास मशीन है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा पैसा लगाएगा और उसी पैसा से मशीन को खरीदेगा, तो इसके लिए खाली पैसा ही कैपिटल है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, बिज़नेस को जब स्टार्ट करते हैं और जब फर्स्ट टाइम हम पैसा या कोई एसेट मतलब जिससे मेरा बिज़नेस रन करेगा मोटा मोटी तौर पर, वो जब लगाते हैं ना उसको कैपिटल बोलते हैं। और साथ ही साथ जब हम बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब तुम जमशेदपुर में है तो ज़िंदगी भर जमशेदपुर में तो नहीं रहेगा ना, रांची में, बोकारो में, पटना में, हर जगह खोलेगा। तो जब नया यूनिट खोलेगा तब भी तो पैसा लगेगा, तो उस पैसे को भी क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद आता है मेरा ड्राइंग्स का मतलब, यहाँ ये देख, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग बनाना, लेकिन ये वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग का मतलब क्या है, तुम बिज़नेस में पैसा लगाया, अब तेरे को कुछ पर्सनल काम आ गया और तेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बिज़नेस में जो पैसा लगाया है वो तो तेरा ही पैसा है, लेकिन एक बार तुम बिज़नेस में लगा दिया तो वो तो फिर बिज़नेस का यूज़ के लिए पैसा हो गया ना। ठीक है, लेकिन अब तेरे पास पैसा नहीं है, तुम क्या करेगा, तेरे को निकालना ही है, तो तुम क्या किया, बिज़नेस का पैसा जो कि तुम बिज़नेस में लगाया था वही पैसा को अपने पर्सनल काम के लिए जब खर्चा करेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ये अच्छा है कि खराब है, खराब है, सीधा सा बात है। अगर हम किसी चीज़ के लिए पैसा जमा किए हैं उसको ना करके अगर पर्सनल काम के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं तो अच्छा है कि खराब है, खराब बात है, सीधा सा बात है। ठीक है। उसके बाद होता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी, या फिर इसको बोल सकता है लाइबिलिटी का मतलब वो चीज़ होता है जो बिज़नेस के बाहर पेमेंट करना रहता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहा, बिज़नेस स्टार्ट करने में खर्चा लगेगा 1 लाख रुपया, छोटा सा बिज़नेस कर रहा है, मान के चलो बिज़नेस में पैसा लगेगा 1 लाख रुपया, 40,000 तेरे पास है, पूरा जुगाड़ किया तुम, बाकी का 60,000 के लिए क्या कर सकता है, बैंक से लोन लेगा। बैंक से लोन लेगा तो उस केस में तो पैसा मिलेगा तेरे को, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो लोन भी तो लौटाना पड़ेगा, तेरे को लौटाना पड़ेगा ना। तो वो लोन तेरे लिए और बिज़नेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। एक चीज़ जान के रखो, हम लोग जितना भी अकाउंटिंग करेंगे ना वो अपने लिए नहीं करेंगे, अपने बिज़नेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर एसेट, लाइबिलिटी, ड्राइंग्स जो भी पढ़ रहे हैं ना वो अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, बिज़नेस के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। तो अगर तुम लोन लेता है अपने बिज़नेस के नाम पे तो बिज़नेस को उसको चुकाना भी तो पड़ेगा बाद में, तो उसी को लाइबिलिटी बोलते हैं, जो बिज़नेस को चुकाना पड़ता है। ठीक है। लाइबिलिटी भी इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है। जैसे मान के चलो पार्टनरशिप में क्या होता है, बोले ना मिनिमम 2 जन, मैक्सिमम 50 जन मिल के बिज़नेस करता है। मान के चलो हम लोग 4 जन कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिज़नेस में 1 लाख रुपया चाहिए अभी अर्जेंट, तुम लोग तीनों के पास नहीं है लेकिन मेरे पास है, तुम लोग तीनों क्या बोला कि आप दे दीजिए फिर बाद में आप ले लीजिएगा। तो इस केस में क्या हुआ, हम बिज़नेस को पैसा दिए और बिज़नेस तो मेरा भी है ना, तो बिज़नेस बाद में पैसा अपने ही मालिक को चुकाएगा ना अपने मालिक को, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल लाइबिलिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। बिज़नेस तुम चला रहा है, बिज़नेस में तुम पैसा लगाया है और वही पैसा बिज़नेस अपने मालिक को ही लौटाएगा, जब अपने ओनर को ही लौटाएगा जब मतलब बिजनेस चलने लगे। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, तब तक के लिए वो इंटरनल लाइबिलिटी होगा। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब, अब मेरे पास नहीं है तो बैंक से लोन लो तुम, एक्सटर्नल वो तो बिज़नेस के बाहर का बात हो गया ना फिर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। चलो फिर इसमें आता है करंट लाइबिलिटी और आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। करंट का मतलब यहाँ टाइम पीरियड से है, याद रखना। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जिसको 12 महीना के अंदर आपको चुकाना पड़ता है, मतलब आपके बिजनेस को चुकाना पड़ता है। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जिसको आप 12 महीना
से लेकर के 5 साल या 10 साल में चुका सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तेरा बिजनेस किसी से सामान खरीदा, वो बोला कि हमको 3 महीना में पैसा दे दीजिएगा, तो वो करंट लाइबिलिटी है क्योंकि 3 महीना में पैसा चुकाना है। लेकिन अभी तुम बैंक से 1 करोड़ का लोन लेगा तो क्या बोलेगा, 3 महीने में चुका दो? नहीं, सीधा सा बात है, 5 साल 10 साल तुम लेगा ही उसको चुकाने के लिए, क्योंकि लोन का अमाउंट बड़ा है, लेकिन पैसा तो वहाँ भी तो देना है। तो वो लाइबिलिटी क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एसेट। ठीक है, एसेट आर द रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। समझ में नहीं आया? आया? थोड़ा बहुत आया। अब इसको एकदम सीधा सा भाषा में बोलते हैं। अगर हमको खाना बनाना है, क्या क्या लगेगा, बेसिक चीज़ क्या क्या लगेगा? मसाला लगेगा, और वो सब तो लगेगा ही। और मेन चीज़ क्या लगेगा? गैस लगेगा, सबसे बड़ा बात। और बनाएगा किस में? हाथ में, ऐसे हाथ में। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स, बर्तन लगेगा ना। उसके बाद सब्जी भी तो होना चाहिए, वेजिटेबल भी लगेगा। तो हम लोग का फाइनल काम क्या है? खाना बनाना। अब खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक गैस ना हो, बर्तन ना हो, माचिस ना हो उसमें आग लगाने के लिए, और सबसे मेन बात वेजिटेबल्स और स्पाइसेस तो होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ लगा, जिसके बिना खाना बनेगा ही नहीं, वही सब मेरा क्या है? एसेट है। अब ठीक इसको, हाँ ठीक इसको बिजनेस में लेके आ जाओ। टाटा स्टील को अगर स्टील का रॉड बनाना है, बेसिक चीज़ क्या क्या लगेगा उसमें? सबसे पहला आयरन ओर लगेगा, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। मशीन लगेगा, बड़ा बड़ा मशीन लगेगा। मशीन कहाँ रहेगा? ज़मीन में रहेगा, तो ज़मीन भी चाहिए ना। तो ये सारा चीज़ जिससे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है बिजनेस में, या जिससे तुम सर्विस जनरेट कर पाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। सीधा सा बात है। यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू नीड बुक्स, यू नीड कॉपीज, you need pen, you need pencil, you need eraser, you need a geometry box, you need healthy food, you need to do exercises। तभी तुम अच्छे से क्या कर सकता है? पढ़ाई कर सकता है। तो एज अ स्टूडेंट्स ये सब तेरा एसेट है। तो एसेट क्या होता है? जो भी चीज़ हमको बेनिफिट दे वो एसेट है। बेनिफिट दे पॉजिटिव वे में, ठीक है, जिससे मेरा डेवलपमेंट हो। ठीक, चलो अब एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर मतलब पता है ना, जैसे तुम मोबाइल खरीदता है तो उसका टच स्क्रीन है, उसका मतलब एडवांटेजेस बोल सकता है। हाँ, एडवांटेजेस फीचर्स लगभग सेम होता है। उससे मतलब तुम उसको यूनिक क्या बनाता है, वही उसका एडवांटेज होता है। ठीक है, तो एसेट का एडवांटेज क्या है कि इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। समझा? मतलब तेरा मशीन तेरा ही होना चाहिए। उसका मशीन को तुम अपना मशीन कैसे बोलते हो? जैसे तेरा फ़ोन है तो तेरा ही फ़ोन है। मम्मी का फ़ोन भी क्या तेरा फ़ोन है? नहीं, मम्मी का अलग है। तुम्हारा पर्सनल जब तक नहीं आ जाता तो तुम उसको अपना फ़ोन कैसे बोल सकता है? यूज़ कर सकता है, लेकिन अपना तो नहीं बोल सकता ना। तो उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए? पोजेशन होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या है? वो टेंजेबल हो सकता है या तो इनटेंजेबल हो सकता है। टेंजेबल एसेट का मतलब वो एसेट होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, महसूस भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें तुम्हारा मशीन आ जाएगा, ये पंखा है तो पंखा आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, ज़मीन आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, सबको देखो छू सकता है ना। तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा टेंजेबल एसेट। टेंजेबल मतलब जिसको देखा और छुआ जा सके। इनटेंजेबल एसेट भी होता है। इनटेंजेबल एसेट का मतलब क्या होता है? जिसको तुम देख और छू तो नहीं सकता, लेकिन उसको महसूस कर सकता है, और वो तुम्हारे बिजनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि होता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का या किसी भी कमोडिटी का अच्छा नाम। जैसे मान के चल, मेरे पास बच्चा ट्यूशन पढ़ने क्यों आता है? सीधा सा बात है, तेरे को तो हम जाके नहीं बोले ना कि भाई तुम मेरे पास आके पढ़ो। हम तेरे को बोले? नहीं बोले। तेरे को कौन बोला कि भैया पढ़ाते हैं करके? हर्ष बोला। हर्ष तेरे को क्यों बोला? क्योंकि वो मेरे पास पढ़ता है और हम अच्छा पढ़ाते हैं,
तभी वो पढ़ता है और तुमको भी बोल रहा है कि एक बार आके पढ़ के देखो। हाँ। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसी को गुडविल बोलते हैं। मेरे पास कस्टमर, मतलब कस्टमर अपने आप को मत समझ, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में कस्टमर मेरे पास आएगा कैसे? जब मेरा बाकी कस्टमर को हम सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तभी ना। जैसे मेरे कोचिंग में भी, कहाँ पर थे भाई हम लोग, क्या बोल रहे थे? इंटेंजिबल एसेट। हाँ, इंटेंजिबल एसेट में वो गुडविल वाला एग्जांपल दिए, समझ में आया? अब तुम्हारा समझ के चलो, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है? ट्रेडमार्क मतलब, और कॉमन सील होता है। टाटा स्टील का देखा है, कॉमन सील ऐसे मारता है तो टी लिखाया हुआ आता है। या फिर मर्सिडीज़ का कैसे, मर्सिडीज़ का, ऑडी का रहता है गोल गोल चूड़ी। तो वो सब क्या है उसका? अब देखो, गाड़ी अगर ऐसी रख देंगे हम, ऑडी का गाड़ी है और उसमें से उसका सिंबल निकाल दिए, 4 ठो चूड़ी निकाल दिए, और एक तो कोई नॉर्मल गाड़ी है उसमें हम 4 ठो चूड़ी चिपका दी ऑडी का, तो तुमको क्या लगेगा दोनों में से अच्छा कौन है? जिसमें सिंबल है, तेरे को पता नहीं है कि दोनों कार ऑडी का है। एक कार में से हम ऑडी का सिंबल निकाल लिए, चूड़ी निकाल लिए, और दूसरा कार में लगे रहने दिए, तो तुम क्या बोलेगा दोनों में से कौन कार अच्छा है? तेरे को पता नहीं रहेगा, वो लगा हुआ है। जिसमें लगा है। तो यहाँ पर कॉमोडिटी क्या है? कार है कि वो चूड़ी है? चूड़ी है। चूड़ी नहीं है, कॉमोडिटी वो कार ही है, क्योंकि तुम चूड़ी में थोड़ी घूमेगा, तुम तो कार में घूमेगा ना। लेकिन वो चूड़ी जो है, चूड़ी का मतलब वो जो 4 रिंग बना हुआ है, वो एक एसेट की तरह काम कर रहा है। वो उसका क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ा रहा है। जैसे नॉर्मल फ़ोन रख देंगे बिना कोई लोगो का, भले ही उसको एप्पल बनाया है लेकिन उसमें लोगो नहीं बनाया अपना, और उसी का जगह सेम डिज़ाइन का एक एप्पल का फ़ोन रख देंगे जिसके पीछे लोगो है ओरिजिनल। अब बनाया दोनों ही एप्पल है, जिसको पता नहीं होगा वो लोगो वाला उठाएगा कि बिना लोगो वाला उठाएगा? लोगो वाला, क्योंकि उसको लगेगा कि दूसरा वाला तो नकली होगा, क्योंकि इसमें लोगो नहीं बना है। लोगो नहीं बना। तो उसमें मोबाइल का वैल्यू है कि लोगो का वैल्यू है? लोगो का वैल्यू है। समझ में आ गया? उसमें जो लोगो चिपका हुआ है उसका वैल्यू है ना। तो वो सब तो एसेट की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन क्या एप्पल क्या खाली अपना लोगो बेचता है? वो तो कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में लोगो लगा के बेचता है ना। लेकिन उसका मोबाइल से भी ज़्यादा कीमत किसका है? उसका लोगो का है। लोगो को देख के ही ना आदमी खरीदने आता है उसका, कि भाई एप्पल का है या सैमसंग का है, जो भी है। तो है ना भाई, ये सब इंटेंजिबल एसेट। इसका एक और आता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। जो मेरा विंडोज़ है वो कंप्यूटर बनाता है कि तुम्हारा, सॉरी, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कंप्यूटर बनाता है कि विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बनाता है? विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बनाता है, याद रखना। कंप्यूटर तो HP बनाता है, सैमसंग बनाता है। लैपटॉप कंप्यूटर तो कंपनी बनाता है ना, लेकिन उसमें जो MS वर्ड MS एक्सेल रन करता है माइक्रोसॉफ्ट उसको बनाता है, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बनाता है। अभी तुम कंप्यूटर को देख और छू सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को देख और छू सकता है क्या? और वो तो अंदर में रहता है। और तुम एक बात बता, बिना वो सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का कोई औकात है अपने में? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा, तुम उसको कीबोर्ड में क्या ये बजाएगा, कुछ पियानो बजाएगा, कुछ बजेगा ही नहीं उसमें। तो वो भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। उसके बाद एक होता है करंट एसेट और एक होता है तुम्हारा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको हम लोग 1 साल के लिए ही पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एसेट जिसको हम लोग 1 साल के अंदर या तो यूज़ कर लेते हैं या तो उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो सालों साल मेरे बिजनेस में रहता है। फॉर एग्जांपल, एक तो मशीन खरीदें, टाटा स्टील जो बड़ा मशीन खरीदा है वो क्या 1 साल में यूज़ करके बेच देता है? चल ही रहा है, 30 साल 40 साल तक चलता है वो सब मशीन, रिपेयर होता है फिर चलते रहता है। ठीक है, एक होता है मेरा फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, एसेट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, और ये ना तो टेंजेबल रहता है और ना ही इनटेंजेबल रहता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? ये दिखता एसेट की तरह है, ये दिखता एसेट की तरह है, लेकिन एक्चुअल में एसेट नहीं होता। ठीक है, देखो, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होता है जो दिखता एसेट की तरह है लेकिन एसेट नहीं होता। इसमें एक मेन चीज़ आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। मान के चलो कि तुम अक्षय कुमार से क्या किया? एडवर्टाइजमेंट किया, वो लिया तरह से 5 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट करने का, और तुम उससे साइन करवाया
कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो है ना हम 5 साल तक यूज़ करेंगे। कितना साल तक? 5 साल। और उसको पैसा कितना दिया? 5 करोड़। 5 करोड़ दिया। तो एक बात बताओ, अगर 5 साल में 5 करोड़ है तो हर साल कितना हुआ? 5 साल में तो 5 करोड़ है। तो एक साल में कितना हुआ? 1 करोड़ हुआ। हाँ। अब जब तुम पहला साल अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएगा ना तो 5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस कर देगा, क्योंकि 1 साल ख़त्म हो गया। हाँ। बाकी का जो 4 करोड़ है वो कहाँ दिखाएगा फिर? वो तुम अपने एसेट में दिखाएगा, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली में वो तेरा एसेट है? एसेट तो नहीं है, क्योंकि तुम 5 करोड़ रुपया तो दे दिया ना, उसको खर्चा कर दिया ना। हाँ। लेकिन हालांकि 5 करोड़ को तुम एक बार में यूज़ नहीं कर रहा है, 5 साल में यूज़ कर रहा है, तो हर एक साल में जो हट जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उसको कहाँ दिखाएंगे? एसेट में दिखाएंगे। लेकिन क्या वो एक्चुअली में कोई एसेट है? जैसे मशीन खरीदा तो मशीन है मेरा पास, लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट का पैसा है वो तो चल गया। तो एसेट में जब हम 4 करोड़ रुपया दिखा रहे हैं तो क्या 4 करोड़ एक्चुअली में है मेरे पास कि वो अक्षय कुमार लेके चल गया? अक्षय कुमार लेके चला गया तो वो हम एसेट में दिखाते हैं, लेकिन वो मेरा एसेट होता नहीं है। समझ में आ गया? इसी को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फिर तुम दूसरा साल उसका ऐड चलाया तो 1 करोड़ और माइनस कर दिया तो 3 करोड़ बचा। तीसरा साल चलाया तो 2 करोड़ बचा। चौथा साल चलाया तो 1 करोड़। 5वां साल में पूरा खत्म। समझ में आ गया? ऐसे करके हम लोग हटा देते हैं उसको। ठीक, कोई दिक्कत? 5वें साल के बाद तो उसका एसेट नहीं बचेगा, नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है मेरा रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट का सीधा सीधा मतलब होता है मिलना। रिसिप्ट हो रहा है, कुछ मिल रहा है। इसमें एक चीज़ आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जब हम कोई सामान बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। तो पैसा जो मिलने का टेंडेंसी होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। या तो रेगुलर मिलेगा या तो बहुत समय में एक बार मिलेगा। जैसे पापा काम करते हैं, सैलरी हर महीना मिलता है कि साल में एक बार मिलता है? हर महीना मिलता है। तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आ गया? लेकिन दुर्गा पूजा का बोनस या दिवाली का बोनस हर महीना मिलता है कि साल में एक बार मिलता है? साल में एक बार। तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है मेरा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, जैसे लोन लिया था ना बैंक से, उसका पेमेंट करेगा तो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा हुआ। या तो कोई मशीन वशीन खरीदेगा तो उसमें भी क्या होगा? खर्चा होगा। पैसा तो तेरे को देना ही पड़ेगा ना। तो जब भी हम लोग का खर्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हर महीना होता है या रेगुलर इंटरवल में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत समय में एक बार होता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे पानी का बिल हर महीना आता है ना, तो तुम हर महीना देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीना दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब तेरा बर्थडे है, उस समय में खर्चा करेगा तो साल में एक ही बार करेगा ना, या फिर बहुत लंबे समय में एक बार करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है एक्सपेंस। मतलब मंथली जो होता नहीं, मंथली नहीं। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा ना, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद होगा, चाहे 1 महीना में हो, 15 दिन में हो, 3 हफ्ता में हो, या हो गया बढ़िया है, या फिर तुम्हारा ये क्या नाम है 2 महीना में हो, 3 महीना में, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। और जो बहुत समय में एक बार होता है उसको कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है एक्सपेंस। अब एक चीज़ याद रखना, एक्सपेंडिचर अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है। एक्सपेंस मतलब जो खर्चा करते हैं उसका पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम गाड़ी खरीदा तो उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे, लेकिन गाड़ी ख़राब हुआ और उसमें कुछ खर्चा किया उसको बनाने के लिए तो उसको एक्सपेंस बोलेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब एक्सपेंस में भी 2 चीज़ होता है, एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? गराज में तुम चल गया, तुम बोला भाई इसका सर्विसिंग कर दो, तुम बोला कि इसमें खर्चा कितना आएगा, बोला 1000 के आसपास आएगा, उसमें हो जाएगा, तो तुम 1000 पहले ही दे दिया। मतलब प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले दे देना, एडवांस दे देना। ठीक है, अब जितना भी खर्चा होगा बाद में एडजस्ट होगा, वो तेरा क्या होता है? एसेट होता है। क्योंकि बाद में तो जब एक्चुअल में खर्चा होगा तेरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा ना,
उसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, तुम काम करवा लिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया, मतलब तुम गाड़ी सर्विसिंग करके लेके आ गया लेकिन गैराज वाला को अभी भी पैसा नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो बाहर खड़ा रहे मतलब उसको तुम दिया नहीं है अभी तक। समझ में आ गया? वही हम बोले इतना जल्दी कैसे बना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि तुमको बाद में चुकाना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सीधा सीधा होता है सामान बेच के या सर्विस बेच के आपके पास जो पैसा आया ना, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। और सामान को आप बेचेंगे कैसे, या तो कैश दे के बेचेंगे या तो उधारी में बेचेंगे। तो कैश और उधारी दोनों को जोड़ के मेरा रेवेन्यू आएगा, ठीक है। मतलब मान के चलो तुम 40,000 का सामान कैश में बेचा, 10,000 का सामान उधारी में बेचा, तो तेरा रेवेन्यू कितना हुआ, 50,000 का।